Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 28th of July 2021. तो 28 जुलाई 2021 का द हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आज को आपको बता दूं कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। आज के सवालों के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, ककटिया रामनप्पा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ककटिया रामप्पा टेम्पल इनमें से कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शंस आर ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र या डी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर गेट कीपर मॉडल। अगर आपको याद हो तो एडिटोरियल में मैंने आपको गेट कीपर मॉडल बताया था, तो प्लीज डू टेल मी अबाउट द गेट कीपर मॉडल। ऑप्शंस आर ए, इट इज डेवलप्ड टू ब्लॉक द malicious सॉफ्टवेयर, B is it is proposed to avoid strikes in public companies, C it aims to prevent suicides in prisons, या D it is used by farmers to prevent human wild animal conflict. Question number 3 is consider the following statements with respect to biological oxygen demand. तो BOD के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट is the amount of dissolved oxygen needed by microorganisms to decompose organic matter under aerobic reactions. Second is the quality of water increases with an increase in dissolved oxygen levels. Third is saying that the more organic matter like sewage and polluted bodies of water means the lesser is the BOD. तो आपको बताने इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो लेट मी टेल यू दी आंसर्स ऑल्सो। मैं आंसर्स आपको तीनों के क्वेश्चन से बता दूं। ककटिया रामप्पा टेम्पल मैंने परसों ही डिस्कस किया था, तेलंगाना में है। डी विल बी दी आंसर। दूसरा गेटकीपर मॉडल जो है दैट इज रिलेटेड टू द रिडक्शन इन सुसाइड्स इन प्रिजन, तो सी विल बी द आंसर फॉर दिस। एंड क्वेश्चन था बीओडी के रिगार्डिंग, तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा बीओडी होगा, उतना कम बीओडी नहीं होगा, उतना ज़्यादा बीओडी होगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो थर्ड विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट, 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। So these are the 3 questions for you today. Now let's move to the mains question of the day. आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया। आपको इवेल्युएट करना है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया। व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया? क्रिटिकली इवेल्युएट दैट, ओके। आज का मैप ऑफ द डे देख लेते हैं। पहले ही मैप ऑफ द डे हम देख लेते हैं। सो टुडेज मैप ऑफ द डे इज द सेंट्रल एशिया वाला पोर्शन। अब सेंट्रल एशिया वाले पोर्शन में पहली चीज़ तो आपको कंट्रीज याद रखनी है, कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो एक्चुअली में ये जो कंट्रीज हैं स्टैंस, इनको कहा जाता है STANS, याद रखिएगा। सेंट्रल एशियन कंट्रीज को स्टैंस भी कहते हैं, STANS, स्टैंस भी कहते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा बीच में एक जो कजाकिस्तान वाला पोर्शन है। कजाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन दैट। नीचे फिर आपको यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान दिख रहा होगा। कजाकिस्तान के जस्ट साथ आपको यहाँ पे साउथ में यहाँ पे किर्गिस्तान भी दिख रहा होगा। तो कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, फिर यहाँ पे कजाकिस्तान से ही बॉर्डर शेयर करता है उज़्बेकिस्तान भी हो गया। देखो ये नीचे उज़्बेकिस्तान है। तो आप इस तरीके से याद भी रख सकते हो कि पहले तो कजाकिस्तान है, फिर नीचे दो आपको दिख रहा होगा किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान, फिर उज़्बेकिस्तान से नीचे यहाँ पे बॉर्डर आपको तुर्कमेनिस्तान का दिख रहा होगा, ठीक है ना, तुर्कमेनिस्तान का। और तुर्कमेनिस्तान के साथ कजाकिस्तान का भी बॉर्डर लगता है, ये भी याद रखिएगा। कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के साथ ये बॉर्डर रखता है, और कजाकिस्तान इधर उज़्बेकिस्तान किर्गिस्तान के साथ भी बॉर्डर रखता है। फिर यहाँ पे उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान नीचे ताजिकिस्तान के साथ देखो बॉर्डर शेयर करें, ये ताजिकिस्तान है ना, और इधर साइड ये तुर्कमेनिस्तान है। तो तुर्कमेनिस्तान हो गया, आपका उज़्बेकिस्तान हो गया। उज़्बेकिस्तान इधर मेनली करता है उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ताजिकिस्तान के साथ, ठीक है ना। अब फिजिकल फीचर्स अगर आप देखो तो कजाकिस्तान वाले रीजन में आपको एक वैली दिखेगी, तुर्गे वैली। तुर्गे वैलीज इन कजाकिस्तान, और कजाक अपलैंड्स भी हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। पहली चीज़ तो तुर्गे वैली, कजाक अपलैंड्स भी यहाँ पर है। देन नीचे अगर आप आओगे यहाँ पे देखो जो तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान वाले रीजन है, तुर्कमेनिस्तान उज़्बेकिस्तान वाले रीजन में यहाँ पे तुरैन लोलैंड्स दिख रहे हैं। देखो तुरैन लोलैंड्स और किजिलकुम डेजर्ट है, बहुत फेमस है, याद रखिएगा। उज़्बेकिस्तान और आपके कजाकिस्तान रीजन में लाई करता है किजिलकुम, किजिलकुम डेजर्ट है यहाँ पे। और एरल सी, ये देखो एरल सी है ना, एरल सी भी आपका सेंट्रल एशिया का ही पार्ट है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। एंड इसके बाद नीचे यहाँ पे किर्गिस्तान वाले रीजन में जब हम आएंगे तो किर्गिस्तान से लगा हुआ जस्ट चाइनीज़ बॉर्डर पे तियान शान है। आपको देखो तियान शान दिख रहा है ना, तियान शान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं ये। एंड तियान शान जस्ट आपका लगता है किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ बॉर्डर पे लगता है, ठीक है ना।
और ताजिकिस्तान वाले रीजन में आपके पामीर की वो भी नॉट भी आती है, पामीर प्लेट्यू की भी नॉट आती है हल्की सी, ठीक है ना। और कजाकिस्तान में आपको एक लेक दिख रही होगी, लेक बलखश इज़ देयर, ये भी आपको दिख रहा होगा, है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा, लेक बलखश इज़ ऑल्सो देयर। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स इन द मैप। फिर इसके बाद तुर्कमेनिस्तान, नीचे देखो तो बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ। उज़्बेकिस्तान देखो यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है अफगानिस्तान के साथ, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आज मैं आपको बताऊंगा एडिटोरियल में जब आप आएंगे। तो उज़्बेकिस्तान का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, देखो, है ना। एंड ताजिकिस्तान भी बॉर्डर शेयर कर रहा है इधर साइड, ठीक है, इसको याद रखेगा। फिर इधर आप देखिए जो कजाकिस्तान वाला रीजन है वो इधर कैस्पियन सी से, तुर्कमेनिस्तान भी जो है वो कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर करता है, तो कजाकिस्तान और फिर तुर्कमेनिस्तान इधर कैस्पियन सी से भी बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिए। सो लेट्स मूव अहेड नाउ, अब हम मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। आते हैं न्यूज़ एनालिसिस में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। पहली न्यूज़ है नेशनल वेब पोर्टल फॉर शेयरिंग R&D फैसिलिटीज iSTEM इंटर्स द सेकेंड फेज। तो नेशनल वेब पोर्टल है जो कि रिसर्च शेयर करता है, R&D शेयर करता है विद द iSTEM। iSTEM क्या है, प्रोग्राम में बताता हूँ, इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप इसको बोलते हैं। iSTEM को क्या बोलते हैं, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप बोलते हैं। iSTEM पोर्टल है बेसिकली, iSTEM पोर्टल इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप। इस पोर्टल को एक्सटेंशन दिया गया है 5 साल का अंटिल 2026 एंड इट हैज एंटर्ड इनटू द सेकंड फेज, ठीक है ना, तो याद रखिएगा iSTEM हैज एंटर्ड इनटू सेकंड फेज। लॉन्च इसको किया गया था, एक्चुअली iSTEM वाज लॉन्च्ड इन 2020 में लॉन्च किया गया था एंड इट इज़ अ नेशनल वेब पोर्टल फॉर शेयरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंटल फैसिलिटीज। तो R&D शेयर करने के लिए एक इंडियन पोर्टल है, बेसिकली नेशनल वेब पोर्टल है जो कि शेयर करता है क्या, R&D शेयर करता है, ठीक है, R&D शेयर करता है। पर्पस क्या है इसका, द पोर्टल इज द गेटवे फॉर रिसर्च, एक तरीके से रिसर्च का गेटवे है जहाँ पे सारी रिसर्च एक साथ कोलैबोरेट की जाती है एंड इट इज़ बेसिकली फॉर इट इज़ द रिसर्च इज अवेलेबल फॉर एनीवन टू यूज़ एंड द पोर्टल इज द इनिशिएटिव ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। तो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने इसको स्टार्ट किया है एंड ये बेसिकली दैट इज अंडर द PMSTIAC मिशन। PMSTIAC मिशन क्या है, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल मिशन। तो प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल जो मिशन है उसके अंतर्गत ये पोर्टल लॉन्च किया गया, iSTEM पोर्टल, जहाँ पर रिसर्च फैसिलिटीज कोलैबोरेट होती हैं, ठीक है ना। अगली न्यूज़ है इंडियन नेवल शिप तलवार इन मोम्बासा टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस 2021। तो बेसिकली क्या है, ये इंडिया का जो एक शिप है, कौन सा, इंडियन नेवल शिप तलवार, INS तलवार, वो मोम्बासा में है। क्यों है मोम्बासा में, टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज कटलास। तो ये कटलास एक्सरसाइज क्या है, बात करते हैं, इंडियन नेवल शिप जो पार्टिसिपेट करेगा इन द मल्टी नेशनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज नेम्ड कटलास एक्सप्रेस 2021। तो याद रखिएगा मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है एंड इट इज़ बीइंग कंडक्टेड अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। मोम्बासा इज इन अफ्रीका, आप सबको पता होना चाहिए, एंड वहाँ पे ही एक्सरसाइज हो रही है एंड देयर इंडिया इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन कटलास 2021, इसको याद रखिएगा। ये जो एक्सरसाइज है ये एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज है विच इज कंडक्टेड टू प्रमोट नेशनल रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द ईस्ट अफ्रीका एंड वेस्टर्न इंडियन ओशियन। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना, दैट इज अनदर थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अगली जो न्यूज़ है वो निष्ठा प्रोग्राम के रिगार्डिंग है, तो बात करते हैं निष्ठा प्रोग्राम की। निष्ठा का मतलब है इट स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। याद रखिएगा निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है, इट इज द फुल फॉर्म इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अब ये जो है बेसिकली इट इज़ द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। निष्ठा जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है एंड दैट इज रिलेटेड टू द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है ना। तो स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली निष्ठा प्रोग्राम है विच इज द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। इसका फुल फॉर्म भी यही है एंड इंटीग्रेटेड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर ताकि जो स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो, ठीक है ना। एम की अगर बात करें तो इट एम्स टू बिल्ड कॉम्पिटेंसीज अमंग ऑल द टीचर्स एंड स्कूल प्रिंसिपल्स एट द एलिमेंट्री स्टेज। तो स्कूल टीचर्स और जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अंदर कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए, उनके अंदर कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए एट द एलिमेंट्री स्टेज इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना।
याद रखिएगा। एंड जो फंक्शनरीज हैं वो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और क्लस्टर लेवल पर ट्रेन किए जाएंगे। दे विल बी ट्रेन्ड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर ऑन लर्निंग आउटकम्स। याद रखिएगा, लर्निंग आउटकम्स, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, लर्नर सेंटर्ड पेडागॉगी, न्यू इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन। ये सारी चीज़ें इनको एजुकेट की जाएंगी, टीच की जाएंगी। टीचर्स को भी टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है कई बार, तो उनको भी पढ़ाया जाएगा और प्रिंसिपल्स को पढ़ाया जाएगा एट द एलिमेंट्री स्कूल लेवल। ठीक है ना। द ट्रेनिंग इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग नेशनल रिसोर्स ग्रुप्स एंड स्टेट रिसोर्स ग्रुप्स। तो इसमें नेशनल रिसोर्स ग्रुप और स्टेट रिसोर्स ग्रुप बनाए गए हैं जो कि ट्रेनिंग कंडक्ट करवा रहे हैं, है ना। लगभग 42 लाख टीचर्स विल बी ट्रेंड सब्सिक्वेंटली। तो 42 लाख टीचर्स हैं जो को ट्रेंड किए जाएंगे, ठीक है ना। इसके साथ एक और पोर्टल है दीक्षा। दीक्षा इज रिलेटेड टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन। याद रखिएगा, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन। अब ये जो है बेसिकली दैट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी का इनिशिएटिव है। दीक्षा किसका इनिशिएटिव है? एनसीईआरटी का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। द पर्पज ऑफ दिस इज ऑफर्स इंगेजिंग लर्निंग मटेरियल्स। दीक्षा क्या करता है? इंगेजिंग लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड करता है विच इज रेलिवेंट टू द प्रिस्क्राइब्ड स्कूल करिकुलम। ये स्कूल करिकुलम के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो प्रोवाइड करता है टू टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ठीक है ना। एंड ये अवेलेबल किसके लिए रहता है? टीचर्स के लिए भी अवेलेबल रहता है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल रहता है, पेरेंट्स के लिए भी अवेलेबल रहता है। अगली जो न्यूज़ है वो है कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैज बिकेम द फर्स्ट ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है ना। याद रखिएगा, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैज बिकेम द फर्स्ट ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एज इट रिसीव्ड द आईजीबीसी ग्रीन सिटीज प्लैटिनम रेटिंग फॉर एग्जिस्टिंग सिटीज। तो याद रखिएगा, इसको कांडला जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इसको क्या मिला है? आईजीबीसी ग्रीन सिटीज प्लैटिनम रेटिंग। आईजीबीसी ग्रीन सिटीज प्लैटिनम रेटिंग। कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिकेम द फर्स्ट ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा। कांडला हैज बिकेम द फर्स्ट ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी इन इंडिया। फर्स्ट ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी इन इंडिया, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। अब आपको पता होगा कि वॉलंटरली जो बीएस येदियुरप्पा है उन्होंने कर्नाटका का जो चीफ मिनिस्टर का पद था उसको छोड़ दिया था। तो हु वाज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर? सो बसवराज बोम्मई विल बी द न्यू कर्नाटका सीएम। याद रखिएगा, बसवराज बोम्मई विल बी द न्यू कर्नाटका सीएम। एंड बीजेपी हैज़ ऑप्टेड आउट फॉर अ सेफ चॉइस। एंड ये जो है ये लॉयलिस्ट हैं बीएस येदियुरप्पा के भी और लिंगायत भी हैं, इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं लिंगायत की। तो जो टर्म लिंगायत होता है इट डिनोट्स अ पर्सन हु वियर्स अ पर्सनल लिंगा। याद रखिएगा, लिंगायत का मतलब होता है पर्सन हु वियर्स अ पर्सनल लिंगा एंड आइकॉनिक फॉर्म ऑफ गॉड शिवा। आप सबको पता है कि लिंगायत जो है वो शिवा की वर्शिप करते हैं, बट दे डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द हिंदू वर्शिपर्स। लिंगायत जो है खुद को हिंदू नहीं मानते, दे से दैट दे आर सेपरेट। और इधर क्या है, इंडिया में की जो गवर्नमेंट है वो उनको उसी के अंदर इंक्लूड करती है, दे इंक्लूड देम अंडर देम ओनली, है ना। शैवाइट उसके फॉर्म में, हिंदू फॉर्म में इनको इंक्लूड करती है। लिंगायत्स आर द फॉलोअर्स ऑफ 12th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर फिलोसोफर बसवेश्वरा। याद रखिएगा, बसावा भी बोलते हैं इनको, बसवेश्वरा बोलते हैं। एंड बसवेश्वरा वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड वैदिक रिचुअल्स। बसवेश्वरा वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड वैदिक रिचुअल्स। एंड लिंगायत्स जो होते हैं दे आर स्ट्रिक्टली मोनोथीस्ट्स एंड दे एंजॉय द वर्शिप ऑफ ओनली वन गॉड, नेमली द लिंग शिवा, ठीक है ना। And the word ling does not mean ling established in temples but universal consciousness। यहाँ पे जो लिंग का मतलब है वो है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस विच इज क्वालिफाइड बाय द यूनिवर्सल एनर्जी, ठीक है ना। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है यहाँ पे, मतलब ये वो लिंग नहीं है जो टेम्पल्स में स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है ना। दैट इज अगेन अ थिंग जो कि वो यूज़ करते हैं लिंगायत और कहते हैं कि भैया हम हिंदू से डिफरेंट इसलिए भी हैं क्योंकि ये कारण है, उनमें से एक कारण ये भी है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच सेपरेट्स देम फ्रॉम द ट्रेडिशनल हिंदू वर्शिपर्स ऑफ शिवा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो लेट्स सी,
यहाँ पे राकेश अस्थाना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो राकेश अस्थाना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द दिल्ली पुलिस कमिश्नर। दिस इज़ अ न्यू न्यूज़ जो कि आपको बताना ज़रूरी है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे 21.5 मिलियन लॉस्ट जॉब्स इन द टूरिज्म सेक्टर। तो टूरिज्म सेक्टर में इतनी ज़्यादा जॉब लॉस हुई हैं। अब ये रिपोर्ट आई है रिसेंटली। ये रिपोर्ट एक्चुअली कंडक्ट किसने की है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च which has done the research for मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इसने ये रिपोर्ट में बताया है बेसिकली कि जो जॉब लॉस हुए हैं वो लगभग 2 करोड़ 15 लाख के आसपास जॉब लॉसेस हुए हैं इन द टूरिज्म सेक्टर अलोन। टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पैंडेमिक था और पैंडेमिक में लोग एक जगह से दूसरी के निकल नहीं रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था और ऐसे में बहुत ज़्यादा जॉब लॉस हुआ है इन द टूरिज्म सेक्टर। काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है ये सेक्टर, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। जब भी कभी भी ऐसा लिखने का है ना आंसर राइटिंग एंड ऑल, इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग या कौन से सेक्टर को कितना लॉस हुआ, ये सब होता रहेगा अभी 1-2 साल तक, ये आता ही रहेगा, मेंस में भी आएगा, है ना। तो वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों का यूज़ करना है। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। बहुत प्यारे एडिटोरियल आए हैं आज, तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला जो एडिटोरियल है सुहासिनी हैदर द्वारा लिखा गया है। एडिटोरियल है, नीडेड अ मोर यूनिफाइड एशियन वॉइस फॉर अफगानिस्तान। वी नीड अ मोर यूनिफाइड एशियन वॉइस फॉर अफगानिस्तान। तो यहाँ पे ऑथर ने बात की सबसे पहले कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स नेटो ये तो वहाँ से निकल रहे हैं ना, यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो जो है अफगानिस्तान से निकल रहे हैं। ऐसे में इंडिया और जो एशिया की बाकी कंट्रीज़ हैं उनका जो रोल है वो इंक्रीज करना ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान। एंड ये देखना कि वहाँ पे एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनी रहे। इसके लिए एक बहुत यूनिफाइड अप्रोच की ज़रूरत है जो कि इंडिया और बाकी की एशियन कंट्रीज प्रोवाइड कर सकती हैं, ठीक है ना। ऑथर ने यहाँ पे बोला कि देखो रोल जो है वो ज़्यादातर ट्रॉइका नहीं प्ले किया है। ट्रॉइका में कौन सी कंट्रीज ली हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना। तो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना, दीज आर द 3 कंट्रीज अंडर ट्रॉइका। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना। एंड ट्रॉइका प्लस, इनकी जो मीटिंग थी ट्रॉइका प्लस, जिसमें पाकिस्तान को भी जब ये इंक्लूड कर लेते हैं ना ट्रॉइका में, यूएसए, रशिया एंड चाइना, व्हेन दे इंक्लूड पाकिस्तान ऑल्सो, देन इट इज कॉल्ड ट्रॉइका प्लस। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने जिन कंट्रीज पे फोकस किया है, जिन कंट्रीज को बोला है कि जो रोल प्ले कर सकती हैं, वो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है ना। सो ऑथर सेज दैट इंडिया अलॉन्ग विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज कैन प्ले अ रोल। एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज में इन्होंने तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इनका रोल बोला है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे उज़्बेकिस्तान काफ़ी ज़्यादा रीजनल कनेक्टिविटी पे पुश कर रही है, स्पेशली फॉर द अफगानिस्तान रीजन, काफ़ी ज़्यादा रीजनल कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। इंडिया के लिए ऑथर का सजेशन ये है कि उज़्बेकिस्तान के साथ एफर्ट्स लगाए जा सकते हैं एंड उज़्बेकिस्तान के एफर्ट्स पे ही बिल्ड किया जा सकता है, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे बात की है तालिबान की, कि पहले तो देखो इंडिया ने तालिबान के साथ कोई टाइज रखे नहीं थे और कई बार ऐसा भी हुआ था कि अफगानिस्तान खुद ऐसा चाहता था, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी कहती थी कि भैया आप उनसे भी थोड़ा बात करो, बट न्यू दिल्ली हैड नो टाइज विद द तालिबान। तो तालिबान के साथ उनको कोई गेन नहीं होगा, ये तो बात तय है। आगे आने वाले समय में भी अब ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता रिगार्डिंग तालिबान। सो तालिबान को फैक्टर करते हुए हमको ये देखना है कि तालिबान कहीं ऐसा ना हो जाए कि दैट बिकम्स बिगर दैन द गवर्नमेंट, ऐसा ना हो जाए कि वो गवर्नमेंट से बड़ी हो जाए एंड उसके बाद फिर इंडिया का कोई रोल ही ना रह जाए, ठीक है ना। अब इंडिया कट आउट इट्स टाइज विद तालिबान, ये सबको पता है, हमको और आपको पता है। यहाँ पे बात करनी पड़ेगी ऑथर ने कि ये बता रहे कि क्या क्या रीजंस हैं कि हम अफगानिस्तान में इतना अच्छा रोल नहीं प्ले कर पाए। पहला ये था कि हमने टाइज नहीं रखी किसके साथ? तालिबान के साथ, जो कि एक मेजर प्लेयर था। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो कोई मेजर प्लेयर है किसी भी रीजन का, और वो भले ही कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन आपको उसको फैक्टर करके चलना था, लेकिन आपने नहीं किया। दूसरा जो रीजन था वो था पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं जो भी आपका टाइज हो सकते थे उनको ब्लॉक करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा दी। पाकिस्तान ने आपका जो रोल था उसको लिमिट कर दिया, ठीक है ना। तीसरा, चाइना के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, तो चाइना का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप सबको पता है कि ट्रॉइका के अंतर्गत वो है एंड काफ़ी अच्छा रोल उसने प्ले किया। एंड इसके अलावा वो आपको ब्लॉक करता रहा। तो पहला जो रीज़न था वो क्या था? पहला रीज़न था यहाँ पे आपका जो तालिबान से बात ना करना।
दूसरा रीजन था पाकिस्तान का ब्लॉक करना, एंड तीसरा रीजन था चाइना का ब्लॉक करना इंडिया के रोल को, है ना। दीज आर द 3 मेजर रीजन्स कि इंडिया क्यों अच्छा रोल प्ले नहीं कर पाए। एक और रीजन मैं आपको बताता हूँ, जैसे यूएसए का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वो है कि इंडिया को उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करने दिया ज़्यादा। अगर आप देखो तो यूएसए ने भी बहुत ज़्यादा दोगलापंथी दिखाई है। यूएसए एक तरफ बोलता रहा इंडिया इंडिया, और दूसरी तरफ जो क्वाड बनाया अफगानिस्तान के रिलेटेड, अफगानिस्तान से रिलेटेड जो क्वाड बनाया उसमें पाकिस्तान को इंक्लूड किया है लेकिन इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया, है ना। तो मतलब कि ये भी डबल स्टैंडर्ड्स थे, जिसके कारण मतलब कि हमें तो अपनों ने लूटा वाली बात हो गई कि हम जिसको अपना समझते रहे वही हमको लूट के निकल गया, है ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो ईरान वाला एंगल भी है कि ईरान जो अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है अफगानिस्तान के लिए, उसका भी हम पे से थोड़ा मुंह हटता जा रहा है। चाहे वो फरजाड भी गैस फील्ड का प्रोजेक्ट हमसे हटाने की बात क्यों ना हो, चाहे जरांस दिलाराम की बात क्यों ना हो, लेकिन मोह तो देखो हट रहा है। अब ऑथर ने यहाँ पे नए क्वाड की बात कीजिए। अफगानिस्तान के लिए जो नया क्वाड बना है उस क्वाड में कौन कौन मेंबर है, उस क्वाड का मेंबर कौन कौन है? यूएसए, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। यूएसए, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड पाकिस्तान, ये आपको याद रखना है। यूएसए, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड पाकिस्तान, दीज आर द मेंबर्स। बट इंडिया को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो दैट इज अनदर थिंग जो कि जहाँ पे हमको शट किया गया है। तो यहाँ पे सेंट्रल एशियन विंडो, जिसको स्टैंस मैंने बताया था आपको, इस जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज उनको स्टैंस भी कहा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। दीज कंट्रीज आल्सो नोन एज स्टैंस। यहाँ पे एक जो मेजर कंट्री है उसको उज्बेकिस्तान बोलते हैं। उज्बेकिस्तान ने काफ़ी बड़ा एक रोल प्ले कर रही है इन द अफगानिस्तान रीजन। काफ़ी ज़्यादा निगोशिएशन चल रहे हैं उसके खुद के, स्पेशली इन द अफगानिस्तान रीजन। तो ऑथर ने यहाँ पे उज्बेकिस्तान से कुछ सीखने की बात की है। लेकिन यूएसए का, उज्बेकिस्तान का थोड़ा सा स्टैंड हमसे अलग क्यों है? क्योंकि उज्बेकिस्तान जो है वो तालिबान को उस नज़र से नहीं देखता या उस एंगल से नहीं देखता जिस एंगल से हम देखते हैं। एंड उज्बेकिस्तान ने उनको पब्लिकली इनवाइट भी किया है फ्रॉम, मतलब दे हैव इनवाइटेड अ तालिबान डेलीगेशन फ्रॉम दोहा, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उज्बेकिस्तान या जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनका स्टैंड थोड़ा सा अलग है फ्रॉम दैट ऑफ इंडिया। उज्बेकिस्तान का जो पुश है वो है कि पुश फॉर कनेक्टिविटी। उज्बेकिस्तान चाहता है कि जो पहले की रूट्स थे, उत्तर पथ जिसको बोलते हैं, द एंशिएंट नॉर्दर्न ट्रेड रूट्स जिसको बोलते हैं, उत्तरा पथ बोलते हैं, विच वॉज कनेक्टिंग द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स विद द सदर्न टेरिटरीज ऑफ द यूरेशियन कॉन्टिनेंट थ्रू द हिस्टोरिकल सिटीज ऑफ तक्षशिला, गांधारा एंड तरमीज। तो ये उन्होंने उस रूट की बात की, उत्तरा पथ की बात की, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स को जोड़ने की बात जरूर की है। इसके अलावा लेकिन इन्होंने कहीं पे भी जो चाबहार पोर्ट है या ईरान के जो रूट है उसको मेंशन नहीं किया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया की जो एक रूट है एट प्रेजेंट, इंडिया की रूट तो भैया चाबहार से ही है ना, भले ही एंशिएंट रूट आप बोलते रहो, लेकिन जो कनेक्टिविटी एक्चुअली में इंडिया की है वो चाबहार के थ्रू है, लेकिन उसका तो नाम ही नहीं लिया उज्बेकिस्तान ने। तो दैट इज़ द थिंग। इसके अलावा उज्बेकिस्तान पाकिस्तान ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ऑन द ट्रांजिट ट्रेड, और जिसको बोलते हैं AUPTT, यानी कि एग्रीमेंट बिटवीन उज्बेकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑन ट्रांजिट ट्रेड, AUPTT। तो इन्होंने ऑलरेडी ये साइन किया हुआ है पाकिस्तान के साथ मिलकर के, ठीक है ना। तो ऑथर ने यही कहा है कि हमको बेसिकली क्या करना चाहिए कि अफगानिस्तान में एक रोल प्ले करने के लिए कंसर्न्स रखने चाहिए, प्लस हमको ये भी देखना चाहिए कि वहाँ पे तालिबान की पावर बढ़ने ना पाए और अफगानिस्तान की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी पावर घटने ना पाए। कल भी स्टैनली जॉनी का जो आर्टिकल था उसमें ये बात की गई थी कि हमको कैपेसिटी बिल्डिंग करने में मदद करनी पड़ेगी अफगानिस्तान की। सेम चीज़ ऑथर भी यहाँ बोलते हैं कि अफगानिस्तान को आप थोड़ा सा फंडिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। इट इज़ नेसेसरी टू वर्क विद देम, आपको ज़रूरत पड़ेगी उनके साथ काम करने की, उनके साथ बात करने की, है ना। एंड पर्टिकुलरली यू हैव टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर डज नॉट कोलैप्स। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है कि वहाँ का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स ना कर जाए। सो फॉर दैट यू हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज़ व्हाट द ऑथर सेज। एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आपको पाकिस्तान के साथ भी डील करना पड़ेगा। पाकिस्तान से आपने 2016 से बात नहीं की है, और वो एक मेजर रीज़न है जो कि एक बॉटल नेक बन गया है, विच हैज़ बिकम अ ट्रबल समथिंग, एंड इस कारण से कि आगे नहीं बढ़ पा रही है कोई चीज़ हमारे इस रीजन में। तो दैट अगेन वी कैन सॉर्ट आउट, दिस इज़ व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट।
अगला आर्टिकल है वेइंग डाउन द प्राइवेट अनएडेड कॉलेज टीचर। अब यहाँ पे ऑथर ने बहुत एक अच्छा आर्टिकल लिखा है रिगार्डिंग द मिसफॉर्च्यून ऑफ द प्राइवेट अनएडेड जो कॉलेज के टीचर्स होते हैं, यानी कि ऐसे कॉलेजेस जो कि प्राइवेटली ओन्ड हैं और अनएडेड कॉलेजेस हैं, उनमें जो पढ़ाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर, उनकी जो दुर्दशा है उसके बारे में ऑथर ने आर्टिकल लिखा है। अब ऑथर ने कहा कि भैया कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि ठीक है, गवर्नमेंट का तो समझ में आता है कि गवर्नमेंट टीचर्स को पूरी सैलरी मिलती है, नॉल मिलता है, सब कुछ होता है। प्राइवेट जो कॉलेजेस थे वो तो कहीं बंद नहीं हुए, प्राइवेट कॉलेजेस ने ऑनलाइन एजुकेशन करना चालू रखा, प्राइवेट एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने फीस पूरी चालू रखी, और बाकी खर्चे उनके कम ही हो गए। सिर्फ एजुकेशन के सिर्फ इंटरनेट का खर्चा ही तो आया ना उनके पास, और वो भी उनके पास नहीं है, वो भी टीचर्स के थ्रू उन्होंने करवाया कि भैया टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, अपने घर से लेंगे, जिसमें खर्चा उनका खुद का टीचर्स का हो रहा था। तो ऑथर ने कहा कि जब सारी चीज़ें प्राइवेट कॉलेजेस कर रहे थे, फीस उन्होंने उतनी ही ली, सब कुछ उन्होंने उतना ही किया, बल्कि इंक्रीज करके फीस भी ली है कई जगहों पे, तो ऐसे में जो उनके टीचर्स हैं, जो उनके प्रोफेसर्स हैं, जो उनके असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उनको पूरा पैसा क्यों नहीं दिया गया? ठीक है ना। तो ये मुद्दा है ऑथर का कि जो प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस हैं उनके जो टीचर्स, उनको प्रॉपर पैसा नहीं मिला। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस बात उनको क्या करना पड़ेगा, उनको दूसरे जॉब्स देखने पड़ेंगे, एंड वो वही हुआ। एक अभी रिसेंट न्यूज़ आई थी कि एक टीचर थे मतलब प्राइवेट कॉलेज के, जो कि एक पेड़ से गिर गए, बिकॉज वॉट ही वॉज डूइंग इज दैट कि ही टुक दैट कटिंग ऑफ ट्रीज एज एन अल्टरनेटिव जॉब। तो उनको मतलब ऐसे छोटे काम करना, मतलब कि टीचर्स, देखो एक कोई व्यक्ति प्राइवेट कॉलेज में टीचर है, एजुकेटर है, कोई पढ़ा रहा है, और फिर बाद में वो जाकर के झाड़ू लगा रहा है, वही व्यक्ति जाकर के कहीं पे पेड़ काट रहा है, एंड ऐसे मैनुअल वर्क्स करने पड़ रहे हैं। सो दैट इज द थिंग विच इज देयर। मतलब कि ये एक दुर्दशा है इस कंट्री की कि जो व्यक्ति, जो गुरु है, जो कि टॉप पे होना चाहिए, उसको फिर ये काम करने पड़ रहे हैं, विच इज नॉट मैचिंग द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। उसके एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स से वो चीज मैच नहीं कर रही है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग। नाउ यहाँ पे ऑथर ने वही चीज बोली यहाँ पे कि जो ये इंसिडेंट था, इसके बाद ये चीज़ पता चलती कि जो प्राइवेट अनएडेड कॉलेज के टीचर्स हैं, दे आर हैविंग अ रफ पैच। ऑब्वियस सी बात है, ऑथर ने वही कहा है कि आपने यहाँ पे उनको जब पूरा फीस दिया है बच्चों ने कॉलेजेस को, तो वो उनको सैलरी क्यों नहीं पे करते पूरी। तो यहाँ पे देखो लिखा है 72% ऑफ द क्वालिफाइड टीचर्स आर रिसीविंग लेस देन 25,000 रुपीज़ पर मंथ। 25,000 से भी कम पैसे दिए जाते हैं पर मंथ टू द 72% ऑफ द क्वालिफाइड टीचर्स। इसके अलावा 5.1% आर रिसीविंग लेस देन 10,000 पर मंथ। 5% लोग हैं जो कि रिसीव करते हैं 10,000 से भी कम। तो आप देख सकते हैं कि 7th पे कमीशन ने कहा है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एंट्री होगी वो 76,809 रुपीज से होगी, फिर भी जो टीचर्स हैं आज 10,000 रुपये 15,000 रुपये में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। सो ऑथर ने कहा कि जो कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा डिप्लोरेबल है प्राइवेट अनएडेड कॉलेज की, काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन है, एंड ऑथर ने यहाँ पे 2-3 सजेशंस भी बोले हैं। सोल्यूशन से पहले मैं आपको बता दूं कुछ प्रॉब्लम्स। देखो जो ऑनलाइन एजुकेशन था वो एक बर्डन की तरह आया था फॉर दिस टीचर्स एज वेल। इनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। पहली चीज़ कि इनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। इनको कहीं किसी के पास इंटरनेट नहीं था, किसी के पास प्रॉपर रूम नहीं था, किसी के पास क्वालिटी इक्विपमेंट नहीं थे, किसी के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी। तो आप देखो तो टीचर्स ने खुद ही ये सब अरेंज किया, बेचारों ने वो खुद अरेंज कर रहे थे ये सारी चीज़ें। ऐसे टाइम पे एक फ़ोन अरेंज करना, किसी के लिए कंप्यूटर अरेंज करना, किसी को हेडफोन अरेंज करना था, ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद अरेंज की। ऐसे में ये सब अरेंज करने के बाद भी उनको अगर पूरे पैसे नहीं दिए जाए, उनको अगर पूरा उनकी सैलरी नहीं दी जाए, या उनको बढ़ी हुई सैलरी ना दी जाए, तो वी आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग टू देम। हम एक गलत चीज़ उनके साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि 10% ऐसे टीचर्स भी थे जिनको कोई सैलरी ही नहीं दी गई फॉर अप्रैल टू जून 2020। मतलब उनको अप्रैल मई जून इनकी सैलरी ही नहीं दी गई कुछ टीचर्स को। तो दैट वाज अगेन अनफॉर्चुनेट सॉरी। किस तरीके से वो काम करेंगे भाई, किसी की फैमिली है, हो सकता है वो अकेला कमाने वाला हो उस व्यक्ति उस घर का। तो ये सारी चीज़ें भी देख करके आगे चलना चाहिए था। ऑथर ने कहा कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस ने क्यों फीस ली, लेकिन टीचर्स को वो पे नहीं करते। यहाँ पे केरला का एग्जांपल काफ़ी अच्छा है। केरला की केस स्टडी ऑथर ने यहाँ पे रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि केरला ने फिक्स किया है ₹1750 पर डे फॉर दोज हु आर हैविंग UGC क्वालिफिकेशन, एंड ₹1600 पर डे फॉर दोज हु आर नॉट हैविंग UGC क्वालिफिकेशन टू द प्राइवेट कॉलेज। मतलब कि 40,000 रुपये से लेकर के 43,750 मिनिमम एक टीचर को मिलेगा ही मिलेगा अगर वो एक मंथ
मंथ पढ़ाता है तो यही चीज़ ऑथर ने कहा है कि बाकी स्टेट जैसे तमिलनाडु का काम, तमिलनाडु में बहुत कम दी जाती है फीस, जबकि वहाँ पे 70% के आसपास प्राइवेटली ओन्ड है। तो ऐसे में ऑथर ने कहा है कि भैया आप कम से कम उनको मिनिमम एक बेयर मिनिमम सैलरी तो प्रोवाइड करो। बेयर मिनिमम सैलरी अगर नहीं प्रोवाइड करोगे तो किस तरीके से वो काम कर पाएंगे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी एंड दिस नेक्स्ट आर्टिकल इज मेकिंग रूम फॉर रिवर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक्चुअली यूरोप का एग्जांपल ऑथर ने लिया है। यूरोप में भी क्या है, बहुत ज़्यादा एक ही दिन में पूरी बारिश हो गई, मतलब समझ लो पूरे महीने की बारिश एक ही दिन में आ जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब कि लोग इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे टू फेस दिस थिंग। एंड ऐसे में क्या हुआ कि वहाँ पे थोड़ा डच वाला जो रीजन है, नीदरलैंड्स वाला जो रीजन है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाढ़ की समस्या आ गई एंड वहाँ पे फ्लडिंग हो गई, है ना। लेकिन यूरोप में क्या है, बहुत अच्छे से फ्लड का मेंटेनेंस होता है, बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर लिया जाता है। यहाँ पे इसका जो रीजन है वो ऑथर ने क्या बताया है, ऑथर ने वहाँ बोला कि जो रीजन है वो है कि लिव विद वाटर बिल्ड विद नेचर। ये जो मंत्र है इसको आप याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। ये काफ़ी अच्छा कोट है, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं आंसर राइटिंग जब आप करें या ऐसे कभी लिखने के लिए आ जाए इस तरीके से। तो लिव विद वाटर एंड बिल्ड विद नेचर, इसको याद रखेगा इस लाइन को। मतलब कि आपको यहाँ पे नेचर की लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग कर बनाने हैं। आपको कंस्ट्रक्शन करना है, आपको डेवलपमेंट करना है, लेकिन नेचर की लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए और रिवर्स को ध्यान में रखते हुए, रिवर्स का फ्लो ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे ऑथर ने वही सजेशन दिया कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक रिवर को फ्लो करने के लिए कितना स्पेस चाहिए, किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा चैनल्स बना सकते हैं जहाँ पे कि कभी अगर एक्स्ट्रा बारिश में पानी आ जाए तो वो पानी कहीं जाने का जगह होना चाहिए। सो एक्स्ट्रा चैनल्स बना सकते हैं आप उनके लिए, रिवर्स के लिए। So you have to not just think about development, you have to think about the environment as well, and you have to think about the rivers as well. So live with water and build with nature. This is actually the mantra which is there, and यही फॉलो करेगा अगर इंडिया तो काफ़ी ज़्यादा। जैसे इंडिया में भी ऐसी बारिश हो चुकी, केरला में हुआ था, केरला में जब फ्लड्स आए तो सेम केस था। तो इसमें क्लाइमेट चेंज बोल देना एक अलग बात है कि आपने इसको मुंह खोल के बोल दिया कि भैया क्लाइमेट चेंज है इसलिए इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन आप उसको मैनेज करने के लिए, क्लाइमेट चेंज हुआ भी तो आपके ही कारण है ना, उसको मैनेज करने के लिए जो काम करने वो भी तो आपको ही करने पड़ेंगे ना। सो दैट इज द थिंग विच इज देयर इन दिस आर्टिकल। आगे मूव करते हैं, धौलावीरा इन गुजरात ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो धौलावीरा गुजरात की जो है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एंट्री मिल गई है। इट इज़ द हड़प्पन सिटी ऑफ धौलावीरा, है ना। ऐसे इसमें काफ़ी अच्छा, एक धौलावीरा के बारे में काफ़ी अच्छी बात बताता हूँ कि यहाँ पे एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, है ना। स्पेशल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था जो कि धौलावीरा में ही प्रेजेंट था। काफ़ी स्पेशल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, ठीक है ना। एंड इट इज़ इन कच्छ रीजन में ये है। एंड यूनेस्को ने अनाउंस किया दैट दिस विल बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। एंड इसके पहले जस्ट एक अनाउंसमेंट हुआ था रामप्पा टेम्पल का, जो कि तेलंगाना में है, ठीक है ना। रामप्पा टेम्पल कहाँ पर है, तेलंगाना में है, उसका भी अनाउंसमेंट हुआ था। दिस एंशिएंट सिटी ऑफ धौलावीरा इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एंड वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट्स इन साउथ एशिया। और ये डेट बैक करती है थर्ड टू सेकेंड मिलेनियम BC। ये तो आपको सबको पता ही होगा। एंड इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1968। डिस्कवर कब की गई थी धौलावीरा, 1968 में डिस्कवर की गई थी, याद रखिएगा 1968 में डिस्कवर की गई थी। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज़ नोन फॉर इट्स वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। मल्टी लेयर्ड डिफेंसिव मैकेनिज्म, यहाँ पे मल्टी लेयर्ड डिफेंसिव मैकेनिज्म भी है, ये भी आप याद रखेंगे। एंड देयर इज एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टोन इन कंस्ट्रक्शन इन स्पेशल ब्यूरल स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा यूज हुआ है स्टोन का फॉर द कंस्ट्रक्शन। कहाँ लोकेटेड है, कच्छ में लोकेटेड है, तो ये आपको पता है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। सुप्रीम कोर्ट मल्स PM केयर्स फंड फॉर ऑर्फेंस। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। 75,000 चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो विच आर हिट बाय द पैंडमिक। एंड यहाँ पे काफ़ी फियर्स हैं, ट्रैफिकिंग के फियर्स रेज हो रहे हैं। तो ऐसे में ऑथर ने कहा है कि क्या प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, जिसको PM केयर्स फंड बोलते हैं, क्या वो चिल्ड्रंस के लिए एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, या क्या चिल्ड्रंस के लिए PM केयर्स की व्यवस्था नहीं की जा सकती। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द गवर्नमेंट। तो आई होप दे विल आंसर इट सून। यहाँ पे फ्लिपकार्ट की न्यूज़ है कि फ्लिपकार्ट गोज टू सुप्रीम कोर्ट इन CCI प्रोब मैटर।
यानी कि फ्लिपकार्ट कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट में, इन द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया प्रूफ। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको थोड़े से फैक्ट बता दूं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आपका कब बना था, वो आपका 2000 एक्चुअली में 2002 में एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं कंपटीशन कमीशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, 2002 में आया था। इसके तहत 2003 से शुरू हो गई प्रोसेस बनाने की, किसको, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाने की प्रोसेस 2003 से शुरू की, लेकिन ये कंप्लीशन हुआ ये या काम करना शुरू किया 2009 से। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक्चुअली में काम करना चालू किया है ना, वो 2009 से करना चालू किया। एक्ट कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 में ही आ गया था, ठीक है ना। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you, and have a nice day.